नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि ये प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसे क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें भी आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर मिल सकता है। अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। बंगाल में सियासत चरम सीमा पर, ममता सरकार के अफसरों को किया गया समन। स्टैंडिंग कमेटी में शामिल विपक्षी दल बोले, एक कृषि कानून लागू किया जाए। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल के विद्वानों ने लिखी चिट्ठी, मेहता के इस्तीफे का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण। और भैया जी जोशी की जगह अब आरएसएस के सरकार्यवाह होंगे दत्तात्रेय होसबले। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की। हमारी पहली खबर है पश्चिम बंगाल में, जहां पर सियासी पारा बिल्कुल चरम सीमा पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में खड़गपुर गए थे, इसके बाद उनको असम भी जाना था, लेकिन खड़गपुर में उन्होंने जिस तरीके की बौछारें की हैं ममता बनर्जी के ऊपर, और अपने वो भी शब्दों से, तो वो इससे देख के ऐसा लगता है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की है। अब क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने? सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि दीदी ने, यानी कि ममता बनर्जी ने 10 साल पश्चिम बंगाल के गंवा दिए हैं, और ये जो चुनाव है वो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का ही नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला में बदलने का एक मौका है। साथ में उन्होंने खड़गपुर के बारे में भी कहा कि वो एक मिनी इंडिया है, जहां पर भारत की प्रभुता नजर आती है, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी ने सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है और लोगों को खुश करने के लिए ही कुछ सेक्शंस को पॉलिटिक्स वो करती रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिलीप घोष को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि बीजेपी की बिल्कुल प्रेजेंस नहीं थी वेस्ट बंगाल में, और दिलीप घोष ने बीजेपी को जिंदा कर दिया है। और साथ में ये भी कहा कि जो विपक्षी दल है वो दिलीप घोष को मारने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हमला भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिलीप घोष की जो एनर्जी है उससे बीजेपी पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वापस जिंदा हो गई है। साथ में जो आप देखेंगे कि और क्या कहा प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो पार्टी है सिर्फ टोलाबाजी की, कट मनी की, सिंडिकेट की, और सिर्फ आम लोगों को परेशान करने की। फिर साथ में ये कहा कि दीदी ने जितना भी पैसा केंद्र की तरफ से आया है, दीदी एक दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं विकास और केंद्र के बीच में, यानी कि पश्चिम बंगाल में जितना भी विकास का कार्य है वो दीदी ने एक दीवार की तरह ब्लॉक करने की कोशिश किया है। फिर उन्होंने कहा कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाईपो विंडो चलता है, यानी कि बुआ और भतीजे का जो रेफरेंस है वो उन्होंने दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर दीदी से अम्फन साइक्लोन के बारे में सवाल किए जाते हैं तो दीदी गुस्सा हो जाती हैं, जिसके पास राशन नहीं होता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। दीदी ने लोगों को जो चुनाव में वोट डालने की जो शक्ति है वो भी छीनने की कोशिश किया। उन्होंने हवाला दिया 2018 के पंचायत चुनाव का। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो इस समय सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन अगर आप कह लीजिए बीजेपी और तृणमूल के बीच में है, वो है जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसीज तृणमूल के लीडर्स के पीछे पड़ी है, और सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि कई अफसरों को भी समन किया गया है। जैसे कि आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, राज्य के जो सिक्योरिटी सलाहकार हैं सुरजीत कर पुरकायस्था, उनको शारदा स्कैम के वजह से समन किया गया है। उसी तरह से सीएम ऑफिस में जो चीफ सेक्रेटरी है गौतम सान्याल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बीपी गोपालिका, तो ये ऐसे कुछ नाम हैं। लेकिन आपको बता दें कि साथ में कई तृणमूल कांग्रेस के भी जो लीडर्स हैं, जैसे मदन मित्रा, विवेक गुप्ता, उनको भी केंद्रीय जांच एजेंसीज ने समय समय पर तलब किया है, किसी न किसी स्कैम को लेकर, कोई न कोई सवाल को उठाकर। फिर हमने हाल में देखा था कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी वाइफ पर और उनके परिवार पर भी हमला हुआ, ये कह के कि वो उन्होंने कोयला चोरी करने की कोशिश किया। तो इसको लेकर ममता दीदी ने
चुनाव आयोग पर हमला किया है और ये कहा है कि अब चुनाव आयोग बताए कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और जिस तरीके से उनके अफसरों को और उनके लीडर्स को तलब किया जा रहा है, तो इस चुनाव में केंद्रीय जांच एजेंसीज की क्या भूमिका है, इसकी जांच पड़ताल चुनाव आयोग को लेकर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, तृणमूल ने और खुद ममता बनर्जी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि इस चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर काफी सवाल खड़े किए हैं। जिस समय से दीदी को पैर में चोट लगी थी, उस समय से लेकर अब तक बार बार ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग की भूमिका है पश्चिम बंगाल में, वो निष्पक्ष नहीं है। तो अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का आरोप लगा रही है, वो भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो अपने आप में काफी सवाल खड़े करती है। और रही बात जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, तो वो तो अब देखना है कि क्या दीदी का इमोशनल कार्ड बंगाल में चल पाता है, क्योंकि वो जिस तरीके का कार्ड खेल रही हैं। और जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको डराओ धमकाओ, उनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, इन सबको पीछे लगा दो, तो क्या डराओ और धमकाने की जो राजनीति है, क्या वो बीजेपी की सफल होगी, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन ये जिस तरीके से खुले तौर पर जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने संसद के बाहर में इस चीज को बार बार रेज किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब लोग इस पर कान में तेल डालकर बैठ गए हैं और जिस तरीके से बार बार डबल इंजन सरकार की जो उल्लेख किया जाता है कैंपेन्स में और प्रचार में, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ जनता जनार्दन की सर्विस में लगे हुए हैं, डबल इंजन में लगे हुए हैं, लेकिन जो दीदी हैं वो अपना समय वेस्ट कर रही हैं। लेकिन एक बात आज जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और वो ये कही कि जो बीजेपी है वो असली बंगाल की पार्टी है, क्योंकि जो जनसंघ के जो पिता माने जाते हैं वो बंगाल में ही जन्मे बंगाल के बेटे हैं। और बीजेपी में जो खून दौड़ रहा है वो आशुतोष मुखर्जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, यानी कि एक जो राजनीति है जो चरम सीमा पर है। कई इश्यूज इस समय सामने हैं, इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट हो रहा है, क्योंकि बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही गई थी कि बीजेपी के जो लोग हैं वो आउटसाइडर्स हैं। तो बीजेपी बंगाल को अपनाने में लगी हुई है, ममता बनर्जी ये साबित करने में लगी हुई है कि देखिए किस तरीके से केंद्र राजनीति खेल रहा है, कि विपक्षी दलों को और विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसीज को के हवाले से उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो जो चुनाव है अब ये देखना होगा कि किस बल पर जीता जाता है। लेकिन इस बीच में जो इश्यूज हैं, जो लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे खिसक चुके हैं, क्योंकि जो इस समय बड़े इश्यूज आपने देखे थे हाल में क्या थे, अब तो पार्टी ने मैनिफेस्टो भी अपने रिलीज कर दिए हैं। लेकिन पार्टी के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद भी जो लार्जर पिक्चर है वो इस समय यही है कि क्या कम्युनल पोलराइजेशन स्टेट में हुआ है, जिस तरीके से चंडी पाठ, कलमा और ये सब चीज़ों के बेसिस पर जो प्रचार हो रहा था और जो रैलीज में बातें कही जा रही थी, तो इसको लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनाव रियल मुद्दों पर, जो असली जमीनी मुद्दे हैं, क्या उन पर लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन अगर पर्सनालिटी का क्लैश देखें तो इसमें ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, चेहरे नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों से उधार में लेकर या दूसरी पार्टियों से चुरा कर लोगों को बीजेपी अपना रही है, और इसीलिए बीजेपी को बोरोड जनता पार्टी भी कहा गया है। बीजेपी के पास एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके पास कोई चीफ मिनिस्टर विल कैंडिडेट नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं बीजेपी के सामने। लेकिन इसका जवाब ममता बनर्जी अपने एक इमोशनल कार्ड से दे रही हैं, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए उनको चुप कराने की बार बार कोशिश की जा रही है। आज भी शौकत रॉय ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी से अगर बीजेपी सोच रही है कि तृणमूल को चुप करा लेगी तो हम ऐसे चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को उसी की भाषा में तृणमूल समझाने की कोशिश कर रही है और प्रचार में भी ये चीजें नजर आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल का जो सिंहासन है वो किसके हाथ में जाता है, बीजेपी के या फिर ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर दिखेंगी। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये 114 दिनों से ज्यादा लंबा चल चुका है और किसानों की एक डिमांड रही है कि ये जो तीनों कृषि कानून है, ये जो काले कानून है, इन्हें रद्द किया जाए, इन्हें वापस लिया जाए।
और इस बीच अगर आपने देखा हो तो जितनी भी विपक्षी दल हैं वो सारे किसानों के साथ खड़े नजर आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विपक्षी दल हैं वो किसानों के पक्षधर बनकर बोल रहे थे कि नहीं, ये तीनों जो कृषि कानून है ये उनके फेवर में नहीं है, इसलिए इसे वापस लेना चाहिए। लेकिन अब आपको बात बताते हैं स्टैंडिंग कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी एक मिनी पार्लियामेंट होता है जिसमें सभी पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी एक बैठक हुई और उसमें जो चीज एक सामने निकल कर आई है वो आपको भी अचंभित कर देगी थोड़ा। ये 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें कि आम आदमी पार्टी है, बीजेपी, डीएमके, जेडीयू, नागा पीपल्स फ्रंट, एनसीपी, पीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआरसीपी। इन सारी पार्टीज की जो निकलकर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में इन सारी पार्टीज ने कहा है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को जो 3 कृषि कानून हैं उनमें से एक है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, उसको जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। अब ये जो स्टैंड है ये बिल्कुल तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जो स्टैंड लिया है वो इससे बिल्कुल अलग है। क्यों कहा है ऐसा, क्या कहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने और क्या लिखा गया है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में इस बात का हवाला बार बार दिया गया है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, जिसके चेयरपर्सन है तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स सुदीप बंदोपाध्याय, तो उन्होंने रेकमेंड किया है कि सरकार को जल्द से जल्द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 को लागू करना चाहिए। और उसका कारण ये है कि अपने देश में अनाज की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते, क्योंकि जो वेयर हाउसिंग में, कोल्ड स्टोरेज में और जो बाकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। और साथ में उस पैनल ने ये भी कहा है कि जो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे कि आलू है, प्याज है, इसके दामों को सरकार को कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि इसकी प्राइसेस ना शूट अप करें। और जो एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट है उसमें और भी ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम्स को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यहां पर यह है कि जो विपक्षी दल किसानों के साथ जब सड़क पर खड़ी होती हैं तो वो कहती हैं कि इन तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, उसे वापस लिया जाए। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो ऐसा क्या हो गया कि ये जो विपक्षी दल जो ये तीनों कृषि कानून को काले कानून बता रहे थे और ये बार बार कह रहे थे कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, तो आज ऐसा क्या हो गया कि ये सारे जो विपक्षी दल हैं वो आज इस एक कानून के पीछे पड़ गए। वो क्लैरिफिकेशन चाहे जो भी दे रहे हों और जिन बातों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है ये बातें कोई नई नहीं है, इसके पहले भी कई बार इन बातों को कहा गया है, लेकिन इन बातों के बावजूद इन विपक्षी दलों ने कृषि कानून को रद्द करने की बातें कही हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं उनको भी इस बात की क्लैरिटी नहीं है, वो दो राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर उनका एक स्टैंड रहता है, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब वो बैठते हैं तो उनका कुछ और स्टैंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो विपक्षी दल है उनकी जो राजनीति है वो एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। अब रही बात किसानों के को फायदा पहुंचाने की, तो अब आपको बता दें कि ये जो तीनों कृषि कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पर डाल दिया था 18 महीने पहले, और जो एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जो एक पैनल बनाया गया था, अब बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही दिनों में, शायद हफ्ते भर के अंदर ही वो अपनी रिपोर्ट भी दे देगा। तो क्या जो ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या सरकार इस तैयारी में है कि तीनों कृषि कानून को वापस लाया जाए और इस कानून को, ये जो तीनों कृषि कानून है या किसान आंदोलन को किसी न किसी तरीके से खत्म करने का क्या रास्ता ढूंढा जा रहा है? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। यहाँ पर विपक्षी पार्टीज तो एक्सपोज हो गई हैं। अब सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है ये क्या रिपोर्ट लेकर आता है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन जो किसानों का मानना है कि चाहे आंदोलन चाहे जितना भी लंबा चले वो नहीं मानेंगे, उनकी सिर्फ एक शर्त है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है वो क्या कहता है, क्या सजेशंस उसके आते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या उन सजेशंस को किसान मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तो जो स्थिति है वो एक डेडलॉक की है। 11 राउंड्स
जो बातचीत की है वो सरकार और किसानों के बीच में हो चुकी है, और अब वो जो डायलॉग और जो बातचीत की जो स्थिति थी वो भी बिल्कुल ब्रेक डाउन कर चुकी है, क्योंकि बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भरोसा है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वो बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। खासकर 26 जनवरी के बाद जो इंसिडेंट हुआ था, जिस तरीके से बार बार किसानों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की गई, और बार बार ये बताने की कोशिश की गई कि जो ये किसान आंदोलन पर बैठे हैं वो एंटी नेशनल्स हैं, तो वो भरोसा खत्म हो गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का पैनल इस पर क्या बोलता है। बहरहाल लेकिन जो विपक्षी पार्टीज हैं उनकी इस समय बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है कि वो सड़क पर किसानों के साथ जब खड़ी होती हैं तो कैमरे के सामने वो कुछ बोलती हैं, लेकिन जब बंद कमरे में स्टैंडिंग कमेटी, जो मिनी पार्लियामेंट माना जाता है, उसकी बैठकों में उनका स्टैंड कुछ अलग हो जाता है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर अशोका यूनिवर्सिटी में जो चल रहा एक घमासान है उससे जुड़ी हुई है। आपको हमने बताया था कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रताप भानु मेहता, उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया, क्योंकि उनका एक जो पत्र सामने आया उसमें ये पता चला कि उन्होंने खुद लिखा इसको ऑफिशियली कि वो राजनीतिक मुसीबत बन गए थे अशोका यूनिवर्सिटी के लिए, और शायद इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो पूर्व आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने रिजाइन किया। अभी ये बताया जा रहा है कि एक फैकल्टी मेंबर्स और रिजाइन करेंगे। अशोका यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो वहां पर विरोध कर रहे हैं कि जो इस्तीफा है उसे वापस लिया जाए। और अब जो खबर आ रही है, तो जितनी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय हैं, इनके जितने भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने एक साथ अशोका यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं उनको चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि अशोका यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो भत्सनीय है, और ये एक ऐसा समय है जिस समय जितने भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। और इस बात की उन्होंने डिमांड कही है कि एक विश्वविद्यालय तभी फलता फूलता है जब वहां के फैकल्टी मेंबर्स को अकादमिक स्वतंत्रता काम करने की मिलती है। और उन्होंने साथ में बिल्कुल इस बात को कहा है कि जिन लोगों ने साइन किया है वो इस बात से बहुत आहत है जिस तरीके से प्रताप भानु मेहता को निकाला गया है, या फिर उनको मजबूरनवश इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। साथ में उधर आपको ध्यान होगा कि जो कांग्रेस के लीडर हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने भी इस चीज को लेकर लिखा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो ऐसा लग रहा है कि उसका स्वागत तभी तक होता है मौजूदा हालात में जब तक वो आपके लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर वो पॉलिटिकली या आइडियोलॉजिकली आपको सूट नहीं करता है तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके लिए मुसीबत बनना तय है। फिर चाहे आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो, चाहे आप कोई भी हो, आप लायबिलिटी के रूप में ही साबित होंगे। तो ये इससे भारत में काफी बदनामी हो रही है भारत की, और खासकर जब ये जितने सारे जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने इसको लेकर लिखा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार में बैठे लोगों के लिए ये कोई खबर नहीं है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। अभी हमने देखा था कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडेक्स पर भारत जब गिरा था तो उसके बाद जयशंकर ने क्या बोला कि ये हिपोक्रेसी है, और इस तरीके के जो फ्रीडम ऑफ इंडेक्स निकलते हैं उसमें भारत को अपना एक पैरामीटर लेके आना चाहिए। तो आज सरकार इस पर क्या जवाब देगी कि ये जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं अगर वो आइडियोलॉजिकली मौजूदा सरकार को सूट नहीं करते हैं तो क्या आप आज अशोका यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, कल क्या गारंटी है कि ये बाकी चीजें और यूनिवर्सिटीज के साथ नहीं होंगी। और अगर ये एक पैटर्न बन जाता है जैसा कि हमने देखा है हाल में, और आपको कल भी मैंने बताया था कि जिस तरीके से सेमिनार्स कैंसिल हो रहे हैं, करिकुलम को विड्रॉ किया जा रहा है, और जो अपॉइंटमेंट्स हैं फैकल्टीज के वो आइडियोलॉजिकली अलाइंड अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर बार बार सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ऑटोनॉमी को सरकार खत्म करती जा रही है, और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ही नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस हद तक खत्म कर रही है कि कैंपस में पढ़ाने वाले जो बड़े फैकल्टी मेंबर्स हैं और खासकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको शायद इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वो सरकार की खुलकर आलोचना करें। आज प्रताप भानु मेहता, और अगर खासकर मेहता की अगर मैं बात करूं तो आज उनको इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉलम्स इंडियन एक्सप्रेस में लिखे थे जिसमें कि उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे। तो क्या आज उनको इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की? सरकार आज आलोचना से इतना क्यों डर रही है, या क्यों इतना गुस्सा हो रही है उन लोगों पर जो सरकार की आलोचना करते हैं? ये कैसी सरकार है?
क्या यही है सहिष्णुता का एक प्रतिबिंब जो मोदी सरकार दे रही है? इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जोरदार बहस चल रही है। और कल देर शाम तक जो मराठा रिजर्वेशन का जो पूरा मामला है, मराठास को कैसे कोटा दिया जाए, उसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और देर शाम तक ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि अभी कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण को नौकरियों में और शिक्षा में कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि पूरे आरक्षण की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि कितने दिन तक आरक्षण अभी और चलेगा, जहां तक जॉब्स और एजुकेशन का सवाल है। और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो 50% तक जो एक सीमा बनाई गई है, तो क्या उस 50% से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है। और उसी को लेकर ये जो मराठास को लेकर जो एक केस चल रहा है, जिसकी पैरवी मुकुल रोहतगी कर रहे हैं, तो मुकुल रोहतगी ने जो ये 5 जजों की जो बेंच थी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं जस्टिस अशोक भूषण, तो मुकुल रोहतगी ने इस मैटर में महाराष्ट्र की तरफ से उन्होंने अपीयर किया और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है या जो मंडल को लेकर जो जजमेंट आया था, उसको दोबारा फिर से एक बार देखा जाए। और उसके 2 आधार उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि जो मंडल का जो जजमेंट आया था वो 1931 का जो सेंसस था उसको आधार बनाकर लाया गया था, जो कि अब बहुत पुराना हो चुका है। और दूसरी बात ये कि अब जो जनसंख्या है भारत की, वो बढ़कर 135 करोड़ हो चुकी है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि जो बैकवर्ड लोग हैं उनकी जनसंख्या भी उसी तुलना में बढ़ी होगी। इसलिए मंडल कमीशन का जो पूरा जजमेंट है और जो उसकी रिपोर्ट है, उसके लिए एक रीलुक जरूरी है, यानी कि उसको दोबारा से परखा जाए। जिसको लेकर मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा और कोर्ट से दरख्वास्त की कि कोर्ट को अब राज्यों पर छोड़ देना चाहिए कि वो कितना कोटा फिक्स करेंगे आरक्षण का। तो इन सारी चीजों को लेकर मुकुल रोहतगी ने कल बहस किया, लेकिन बेंच ने जो सवाल खड़े किए थे वो अपने आप में और भी अहम है। और बेंच ने जो कहा कि अगर 50% का कोटा हम हटाते हैं तो समानता का क्या होगा, जो समानता का पूरा कॉन्सेप्ट है उसका क्या होगा, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसका क्या होगा, और उसके बाद जो असमानता आएगी उसको हम कैसे टैकल करेंगे। और उसी के सिलसिले में बाद में जो तीसरा सवाल बेंच ने किया था कि अभी कितनी पीढ़ियों तक चलेगा ये आरक्षण। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी बहस थी वो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी सोमवार को इस पर दोबारा बहस छिड़ेगी, लेकिन ये मुद्दा बहुत इंटरेस्ट से लोग काफी देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जहां तक आरक्षण की जो पॉलिटिक्स है और जिस तरीके से आरक्षण को देखा जाता है, तो हो सकता है ये बेंच हो सकता है कि इतनी सक्षम हो जाए या अपने आप को प्रूव कर ले कि आरक्षण की जो पूरी परिभाषा है उसको बदले या फिर आरक्षण को खत्म करे या फिर राज्यों पर इसकी पूरी जिम्मेदारी डाली जाए। तो जो भी फैसला इस पूरे केस से निकल कर आएगा, इसकी सुनवाई तो बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से इसमें बहस चल रही है, और इसका दूरगामी परिणाम सभी राज्यों की राजनीति पर और एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। यानी कि बार बार जो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो हम आरक्षण की मांग करते हैं वो आर्थिक असमानता पर होनी चाहिए, या फिर जो एक दूसरा सवाल बार बार खड़ा किया जाता है कि जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं या आरक्षण की बात करते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं इंश्योर करते कि जो जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है वो हर सेक्शन के लोग करें, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। लेकिन हमने आपको बताया है और समय समय पे इस बात को लेकर सत्य हिंदी ने काफी उल्लेख इसमें कई बार अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए किए हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। चाहे आप जुडिशरी देख लीजिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, तो वहां पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आरक्षण का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, इसको लेकर एक बहुत ही रोचक बहस इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सोमवार को जब ये बहस शुरू होगी और दोबारा शुरू होगी तो इसको लेकर आपके साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। लेकिन इस पूरी बहस पर आपका क्या मानना है कि क्या आप आरक्षण के खिलाफ हैं या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर आप इंतजार करना चाहते हैं कि जब 2021 का जो नया सेंसस आएगा तो उसके आधार पर
फिर से एक बार आका जाए कि कितने लोग हैं SC के, ST के, कितने लोग OBC के हैं, और फिर उसके बाद आरक्षण को लागू या ना लागू करने की बातें कही जाए। तो इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं RSS के फ्रेमवर्क में जो एक नया बदलाव आया है उसकी बात करती हूँ। जी हाँ, दत्तात्रेय होसबले, वो उनको RSS का सर कार्यवाह बनाया गया है, यानी कि RSS का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। ये एक बड़ी पोजीशन है क्योंकि RSS का जो चीफ है, जिस पर अभी मोहन भागवत बैठे हैं, उनको माना जाता है कि वो फिलोसोफर और गाइड है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव हेड की अगर हम बात करें तो सर कार्यवाह की जो पोजीशन है वो एक एग्जीक्यूटिव हेड की होती है, बिल्कुल जैसे एक कंपनी का CEO होता है उसकी वो पोजीशन होती है। अब आपको बता दें कि होसबले 66 साल के हैं, शिमोगा से आते हैं और पिछले सालों में वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और 12 साल से वो ये काम कर रहे थे। और अब उन्होंने भैया जी जोशी को रिप्लेस किया है, यानी कि भैया जी जोशी की जगह पर अब दत्तात्रेय होसबले आए हैं। दत्तात्रेय होसबले ने RSS में वो कब शामिल हुए थे? 1968 में, और मोदी जी के काफी करीबी माने जाते हैं। RSS के बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत भी की है, और हाल में उनका नाम 2015 और 2016 से इस बात को लेकर चर्चा में है कि उनको सर कार्यवाह के रूप में शामिल किया जाए। लेकिन अलग अलग सेक्शन से RSS के अंदर इस चीज को लेकर काफी ऑपोजिशन रहा, लेकिन फाइनली जब आज चुनाव हुआ तो चुनाव में दत्तात्रेय होसबले जीत कर आए और आज वो फिर से सर कार्यवाह के रूप में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब जो बीजेपी और RSS के बीच के संबंध हैं, क्या वो दत्तात्रेय होसबले के आने के बाद और घनिष्ठ होंगे? क्या मोदी जी की जो पोजीशन है RSS के अंदर वो क्या और बेहतर होगी, क्या और मजबूत होगी? तो ये जो सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इसका जवाब पॉजिटिव में है, क्योंकि अगर आप देखें तो होसबले के नाम को लेकर मोदी जी काफी सालों से चाह रहे थे कि RSS में होसबले सर कार्यवाह के रूप में देखे जाएं। लेकिन इसके पहले भैया जी जोशी जो कि सर कार्यवाह थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी की एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इससे काफी बल मिलेगा कि वो दत्तात्रेय होसबले को सर कार्यवाह के रूप में देखा जाएगा। और इसीलिए आज प्रतिनिधि की सभा की बैठक में जो चुनाव हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए दोनों ही एक अच्छी खबर मानी जा रही है। अब अगर दत्तात्रेय होसबले के अगर हम रोल्स को देखें तो उन्होंने जो यूपी का जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट को लेकर हो या जो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया गया हो, तो उन्होंने बहुत मजबूती के साथ बीजेपी को समर्थन दिया था। और वो पहले जनरल सेक्रेटरी हैं जो कि डायरेक्टली ABVP से आते हैं, क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं। तो जो बीजेपी और RSS के जो संबंध हैं वो दत्तात्रेय होसबले के आने से अब और मजबूत होंगे। और ये भी उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो और प्रबलता से अब इसे लागू किया जाएगा। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी के पोजीशन की RSS के अंदर, तो वो पोजीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और ये जो बार बार सवाल कई बार जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं और जो एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, वो हमेशा ये सवाल खड़े करते थे कि क्या RSS बीजेपी को कंट्रोल करता है या फिर बीजेपी RSS को कंट्रोल करती है। तो ये जो सवाल है और ये जितने सवाल बार बार खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन सवालों पर थोड़े दिनों के लिए इसलिए विराम हो जाएगा क्योंकि इसमें बैलेंसिंग एक्ट दोनों बीजेपी और RSS के बीच में सही तरीके से एक जो तालमेल दिखेगा, तो हो सकता है कि बीजेपी और RSS ठीक तरीके से ताल में ताल मिलाकर अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट सरकार की नीतियों पर क्या पड़ेगा? क्या हिंदुत्व एजेंडे को और एग्रेसिवली प्रमोट किया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लक्ष्मण रेखा को तय कर पाएंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और हमारी 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।